G. Welcome back, beta. Okay, I'm here with a new lecture with you. I hope you'll be fine. I have gone through three C's till now. I have gone through completeness, I have gone through conciseness, I have gone through the consideration. Okay, so I hope you understood all these 3 points. So today I'm going to continue. First, let me write. It's chapter number. It's chapter number 3. Okay, and lecture number 28. ठीक है बेटा. ओके ओके सो हमने कंप्यूटर्स गो थ्रू कर लिया था, हमने कंसाइनस गो थ्रू कर लिया था, हमने कंसिडरेशन गो थ्रू कर लिया था. अब मैं आपके सामने 4C को डिस्कस करने वाला हूँ इस लेक्चर में बेटा. और 4C है बेटा कंक्रीटनेस. ठीक है जी. सो लेट मी गो थ्रू द बुक. बी विद मी. ओके, आर यू विद मी? ओके, दैट्स ग्रेट जी. अब बेटा डेफिनेशन में ये बताना चाह रहा है कि स्पेसिफिक और डेफिनेट. लास्ट टाइम आपको डिस्कस किया था कि लास्ट टाइम तो हमने जनरल डिस्कस किया था कि जब भी कोई बात करनी है तो स्पेसिफिक कस्टमर पे फोकस होकर बात करनी है कि ये सिर्फ आपके लिए बात की जा रही है, ये प्रोडक्ट हमने आपके लिए लॉन्च की है, ये लेक्चर आपके लिए है. मतलब आपने स्पेसिफिक हो, कस्टमर के साथ स्पेसिफिक हो जाना है आपने. वो हमने कंसिडरेशन में डिस्कस किया था. अब यहाँ पे जो स्पेसिफिक की बात कर रहा है, यहाँ पे जिस तरह से बेटा अभी आप समझोगे वो कैसे है कि जिस तरह से आपने जनरली बात नहीं करनी कि मैंने एफएससी कर ली. अब ये जनरल बात है, मैंने एफएससी कर ली, मैंने इंटरमीडिएट कर लिया. भाई खुदा के बंदो, आपने एफएससी की है तो कौन से ग्रेड में की है? आपने एफएससी किया तो कौन से बोर्ड से की है? आपने एफएससी की है तो कौन से ईयर में की है? आपने एफएससी की है तो कौन सी स्पेशलाइजेशन में, मेडिकल में की है, इंजीनियरिंग में की है? ठीक है, कितने परसेंटेज के साथ की है? ये कहना चाह रहा है कि अब जो आपने इंफॉर्मेशन को कंसिडरेशन में जो स्पेसिफिक का जिक्र था वो बंदे के हिसाब से था, और यहाँ पे जो स्पेसिफिक का जिक्र है वो इंफॉर्मेशन के साथ है कि इंफॉर्मेशन के साथ जब तक वो रेलिवेंट फैक्ट्स और फिगर अटैच को नहीं करोगे, लोग कंफ्यूज रहेंगे. ठीक है, जिस तरह से आप बोलो मैं सीए कर रहा हूं. अब सीए आपने कब स्टार्ट किया वो आपने बताना है, कितना अरसा हो गया वो आपने बताना है, कहां से कर रहे हो वो बताना है, एएफसी में हो कैफ में हो वो बताना है आपने. सिर्फ ये कह देना कि मैं सीए कर रहा हूं, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि स्पेसिफिक और डेफिनेट. आगे बताना चाह रहा है कि कंक्रीट मैसेजेस. अब मैं डिस्क्रिप्शन पे आ रहा हूँ. कंक्रीट बिजनेस मैसेज मींस बीइंग पर्टिकुलर. आपका जो मैसेज है बिल्कुल एग्जैक्ट पर्टिकुलर हो कि ये बात थी, ये फैक्ट्स और फिगर थे, ये डेट थी, ये नंबर थे, ये प्रॉफिट था, ये सिर्फ ये नहीं कह देना कि मुझे बहुत ज़्यादा सेल हुई. और खुदा के बंदों कितनी ज़्यादा सेल हुई? 1 लाख की सेल हुई, 2 लाख की हुई, 10 लाख की हुई, 50 लाख की हुई, 1 करोड़ की हुई. एक बंदे के लिए 1 लाख की सेल बहुत बड़ी सेल हो सकती है. अब मियाँ मंशा के लिए जो है ना वो 10 करोड़ की सेल कोई सेल उसका मान ही नहीं रखती, क्योंकि तो हर बंदे की सेल की डेफिनेशन डिफरेंट है. गल समझे, हमें बहुत नुकसान हो गया. अब किसी को नुकसान 10,000 को तो बोलेगा बहुत नुकसान, किसी को नुकसान 10 लाख का वो बोलेगा इतना खास नुकसान नहीं हुआ. तो हर बंदे की तो आपने स्पेसिफिक होना है, पर्टिकुलर होना है. हमने जनरल बात नहीं करनी बिजनेस कम्युनिकेशन में. एक गल समझ आई यहाँ तक? क्योंकि ये कहना चाह रहा है पर्टिकुलर, क्लियर, विविड. बिल्कुल क्लियर बेटा. विविड होता है कि जब बारिश होती है ना, ठीक है, या जब फोग होती है, फोग के बाद बिल्कुल जब वेदर बिल्कुल क्लियर हो जाता है, दैट्स कॉल्ड विविडनेस. कि हर चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल साफ शफाफ होनी चाहिए, उसमें कोई एम्बिग्विटी ना हो, कोई शुगु शुबहात ना हो. आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो उसकी बात सुनने के बाद कि इसने एफएससी की है, 80% के साथ की है, प्री इंजीनियरिंग में की है, इस बोर्ड से की है, इस ईयर में की है. एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज क्लियर. यहाँ तक ओके हो गया? एक्सप्लिसिट. बात बिल्कुल खुल के एक्सप्लेन करनी है, बात को छुपाना नहीं है. एक्सप्लिसिट होता है बिल्कुल वाजिया करना बात को, क्योंकि बात को छुपाना नहीं. एंड स्पेसिफिक. जनरल, वेग एंड ऑब्सक्योर मैसेजेस. जनरल जो मैसेजेस होते हैं वेग, जो क्लियर नहीं होते, जिस तरह से हमें सेल हो गई, वेग मैसेज है. ओके, इसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, खुदा के बंदों कितनी अच्छी है वो डिस्कस करो. ओके, कुछ स्केलिंग डिटरमिन करो. ओके, सिर्फ अच्छी से हम वी आर कंफ्यूज हुई कितनी अच्छी है. 80%, 90%, 95%, ये डिटरमिन करो उसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है. ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि जनरल, वेग एंड ऑब्सक्योर मैसेजेस, जो मैसेजेस क्लियर नहीं होते, टेंड टू बी मेट विद आइदर नो रिस्पॉन्स आर इक्वली वेग एज जनरल रिस्पॉन्स. अब इस बेटा जो आपको जवाब भी मिलता है वो खास कोई जवाब नहीं होता, लोग उसमें जवाब देना भी पसंद नहीं करते हैं.
उसमें जो रिस्पॉन्स होता है या तो नो रिस्पॉन्स होता है या इक्वली वे का या जो रिस्पॉन्स होता है वो भी एमी रिस्पॉन्स होता है, जनरल सा रिस्पॉन्स होता है। यहाँ तक ओके हो गया बेटा। अब कंक्रीट मैसेज डिमॉन्स्ट्रेट द फॉलोइंग, ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि कंक्रीट मैसेजेस आर सपोर्टिव विद स्पेसिफिक फैक्ट्स और फिगर्स। जहाँ पे आप बेटा फैक्ट्स होते हैं कि जहाँ पे कोई रियल साथ कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई रियल कोई स्टोरी है, जिस तरह से जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो फैक्ट्स और फिगर इकट्ठे करती है, और फैक्ट्स होते हैं हकायक कि हकीकी बात, सच्ची बात क्या है, और फिगर्स उस बात को नंबर्स के साथ भी अटैच करना, नंबरों के साथ उस बात को एसोसिएट कर देना। सो कंक्रीट मैसेजेस आर सपोर्टेड विद स्पेसिफिक फैक्ट्स और फिगर्स, कि जो कंक्रीट बात होती है वो स्पेसिफिक फैक्ट्स, स्पेसिफिक नंबर्स होती है। इस तरह से मैंने एफएससी की, ये तो ठीक है, ये फैक्ट है, लेकिन उसमें फिगर्स मिसिंग है। इसमें एक फैक्ट मिसिंग है कि आपने कौन से बोर्ड से एफएससी की, ये भी फैक्ट मिसिंग है। फिर कितने परसेंटेज के साथ की, ये फिगर मिसिंग है। कौन से ईयर में की, ये फिगर मिसिंग है। सो फैक्ट्स और फिगर दोनों मिलते हैं आपस में, तो जो मैसेज है वो एग्जैक्ट बनता है, वो मैसेज कंक्रीट मैसेज कहलाता है। बिजनेस कम्युनिकेशन की जो फोर्थ रूल है, जो फोर्थ उसका पिलर है, वो क्या है? फैक्ट्स और फिगर। इसमें जो मेन चीज़ है बेटा वो क्या है? फैक्ट्स और फिगर। यूज प्रिसाइज स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ वेग वर्ड्स। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि प्रिसाइज स्टेटमेंट्स कौन सी होती है और वेग वर्ड्स कौन से होते हैं। लाइक प्रिसाइज स्टेटमेंट, इंस्टेड ऑफ सेइंग सेल्स हैव इंक्रीज स्लाइटली, सेल जो ना वो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है, थोड़ी सी स्लाइट, और खुदा के बंदो थोड़ी सी कितनी इंक्रीज हुई है, यू हैव टू टेल कौन से क्वार्टर की बात हो रही है, कौन से साल की बात हो रही है, कौन से महीने की बात हो रही है, कौन से दिन की बात हो रही है, और ये भी तो डिस्कस करना होता है। सिर्फ ये कह देना कि सेल हैव इंक्रीज स्लाइटली गिव नो मीनिंग्स एट ऑल, गिव नो मीनिंग्स एट ऑल। इससे जो है ना अगला बंदा कंफ्यूज जाएगा। मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँ, मुझे बताओ सेल कितनी इंक्रीज हुई, कोई बोलेगा 50,000, कोई बोलेगा 2 लाख, कोई बोलेगा 5 लाख, कोई बोलेगा 10 लाख। तो फिर हर एक की सोचें डिफरेंट होगी। अगर सामने 100 ऑडियंस बैठी है तो 100 डिफरेंट थॉट्स मूव कर रही होगी, कोई राइट, कोई लेफ्ट, कोई मशरक में जा रहा होगा, कोई मगरब में जा रहा, कोई शुमाल में, कोई जनूब में, तो हर कोई कंफ्यूज होगा। लेकिन सबको एक ही लाइन में रखना। जब फैक्ट्स और फिगर एक्सप्लेन कर दी जाते हैं तो सबकी सोचें एक ही पॉइंट पे मरकूज हो जाती हैं, फिर आपकी जो सोचें हैं वो सेंटर्ड हो जाती हैं टुवर्ड्स वन थॉट। ठीक है, ये आपकी थॉट्स स्कैटर्ड नहीं होती बल्कि वो सेंटर्ड हो जाती हैं, वो बिखरी नहीं होती हैं इसमें। ठीक है, जिस तरह से सेल हैव इंक्रीज बाय 6% फ्रॉम 50 to 53 मिलियन। ओके हो गया। अब यहाँ पे हम बात क्लियर हो रही है कि 6% के हिसाब से, अब 6% भी कितनी अमाउंट का 6% वो भी बताना है, और 50 का 6% जो बनता है 50, वो 3% बनता है, वो लाइक 3 मिलियन बनता है। सो 50 to 53 मिलियन। बात क्लियर हो रही है कि 6% 53 इन द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द, पहले 6 महीने, साल के पहले 6 महीने में हमारी सेल इतनी इंक्रीज की है। दिस इज अ कंक्रीट मैसेज। और गल समझ आई? तो इसके बाद बिजनेस में जब भी कम्युनिकेशन करनी है वो किस बेस पे करनी है? कंक्रीटनेस की बेस पे करनी है। यहां तक ओके हो गया? यहां तक फाइन है? ओके। नोट दैट व्हेन प्रिसाइज फैक्ट्स और फिगर्स आर नॉट अवेलेबल, जब कई ऐसे मौके होते हैं कि जहां पे फैक्ट्स और फिगर आपके पास अवेलेबल नहीं होते, यू शुड स्टेट दैट इन द केस अदर देन सिंपली इग्नोरिंग देम ऑल टू। फिर भी आपने सपोज एक बच्चे ने मैट्रिक में 90% मार्क्स लिए, उस बच्चे ने एफएससी में भी 90% मार्क्स लिए या 95% मार्क्स लिए। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास उसकी फ्यूचर की कोई प्रेडिक्शन, फ्यूचर की हम कुछ कह नहीं सकते क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी हम फैक्ट्स और फिगर कुछ ना कुछ अटैच कर सकते हैं कि बेस्ड अपॉन हिज प्रीवियस फैक्ट्स एंड फिगर्स, अगर हम इसका मैट्रिक देखें, अगर हम इसकी एफएससी देखें, तो इस बच्चे ने, या इसका इंटरमीडिएट देखें तो इसने ये परफॉर्मेंस दी थी। ओके, हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसकी परफॉर्मेंस ये रहने वाली है। तो कहना ही चाह रहा है क्योंकि ये सिचुएशंस होती हैं कि जहाँ पे हम फैक्ट्स और फिगर एक्सप्लेन नहीं कर सकते या हमारे पास अवेलेबल नहीं होते, लेकिन फिर भी हमें कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी होती है कि हम ये बता सकें कि अगर उसकी पहले ये फैक्ट्स और फिगर थे तो फ्यूचर में उसके फैक्ट्स और फिगर ये होने वाले हैं। यहाँ तक ओके हो गया? ओके, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर प्रीवियस उसकी ये परफॉर्मेंस थी, आगे ये परफॉर्मेंस होने वाली है। तो ये कहना चाह रहा है। ओके, या बेटा एक और बड़ी आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, वो आगे चले थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि जो इंसान की क्वालिटीज़ है ना, उसमें कोई फैक्ट्स और फिगर्स नहीं है। जिस तरह से अब सबर के क्या फैक्ट्स और फिगर होंगे, ठीक है, लेकिन या बहादुरी क्या फैक्ट्स और फिगर्स होंगे, लेकिन हम कहते हैं जी बहादुर ऐसे जैसे शेर,
देखिए सब्र इतना कि जैसे पैगंबरों वाला सब्र। ओके, तो अब यहाँ पे हमने रिजेंबल करते हैं, ये कहना चाह रहा है कि जहाँ पे आपके पास कोई उस पर्सन के फैक्ट्स और फिगर अवेलेबल नहीं है, फिर उसको रिजेंबल कर दो, तो कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो कि हम किसी हद तक अंदाजा कर सकें कि इसमें कंक्रीटनेस क्या आ रही है। ठीक है, आगे बेटा, सम अदर एग्जांपल ऑफ वेग वर्ड्स टू अवॉइड इंक्लूड स्मॉल। और खुदा के बंदों कितने स्मॉल की बात हो रही है, स्मॉल स्मॉल, कितना स्मॉल, इतना स्मॉल, इतना स्मॉल, इतना स्मॉल, यू हैव टू मेंशन इन इंचेस और इन फीट, समवेयर यू हैव टू मेंशन इन स्मॉल। अ फ्यू, फ्यू मतलब कितना, फ्यू, कितना फ्यू, 2 की बात हो रही है, 4 की बात हो रही है, 10 की बात हो रही है, नॉट सेवरल, कितने सेवरल की बात हो रही है, 5 की बात हो रही है, 10 की हो रही है, नॉट श्योर। स्लाइटली, सून, ऑलमोस्ट, सून, कितना जल्दी, भाई कितना जल्दी, 1 घंटे में काम करना है, 2 घंटे में करना है, 10 घंटों में करना है, वी आर नॉट श्योर अबाउट। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये वेग वर्ड्स होते हैं, इन वर्ड्स का कंक्रीटनेस में कोई अमल दखल नहीं है, इन वर्ड्स को आपने यूज नहीं करना होता, क्योंकि वी आर नॉट श्योर अबाउट व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्मॉल, वी आर नॉट श्योर अबाउट द मीनिंग ऑफ सून, वी आर नॉट श्योर अबाउट द मीनिंग ऑफ फ्यू। तो हमने बिल्कुल यहाँ पे सून की बात करें, उसको बोलो आधे घंटे में, 1 घंटे में, 10 मिनट में, ठीक है, उसको स्पेसिफाई करो इन स्पेसिफिक टाइम, ये कहना चाह रहा है। आगे बेटा कहना चाह रहा है कंक्रीट मैसेजेस टेंड नॉट टू बी मिस इंटरप्रेटेड एज दे आर सो स्पेसिफिक। जो कंक्रीट मैसेजेस होते हैं वो इतने स्पेसिफिक होते हैं कि फिर आप पे कोई कंफ्यूजन नहीं होती, आप पे कोई मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होती, आप पे कोई डिस्टॉर्शन नहीं होती, देयर इज नो नॉइस फैक्टर, बिकॉज द मैसेज इज सो क्लियर। यहाँ तो ओके हो गया बेटा, ओके जी। कंक्रीटनेस स्ट्रेंथन द कॉन्फिडेंस ऑफ बोथ सेंडर रिसीवर। जब आपको एग्जैक्ट, जब मैं आपको जो बता रहा हूँ, सपोज जब भी बेटा कोई, एक बात याद रखना, जब भी कोई पर्सन फैक्ट्स और फिगर एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता ना, वो कहता है यार बस मेरी एफएससी हो गई, ओके, मेरा इंटरमीडिएट हो गया, मेरा मैट्रिक हो गया, बट देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग रॉन्ग, क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल कि जिसने मैरिज सर्टिफिकेट लिया हो या जिसने पोजीशन ली हो बोर्ड में या जिसके 90+ पे मार्क्स हो, वो बड़ा फख्र से बताएगा, क्योंकि वो अपना फख्र से बताएगा कि यार मेरे इतने % मार्क्स आए। लेकिन जहाँ पे आप किसी चीज़ को छुपाना चाहते हो, वहाँ पे सबसे पहले आप कंक्रीटनेस को लूज करते हो, आप फैक्ट्स और फिगर को लूज करते हो। ठीक है, सपोज अगर आपका टेस्ट हुआ, एक टेस्ट में आपने टॉप किया, आप घर जाके बताओगे मैंने टॉप किया, नेक्स्ट डे आप अल्लाह ना करे आप टेस्ट में फेल हो गए, तो आप घर में जाके बताओगे? आप इवन ये भी नहीं बताओगे कि आज टेस्ट हुआ था, ऐसा ही है ना। तो ये कहना चाह रहा है कि जो कंक्रीटनेस है वो स्ट्रेंथ द कॉन्फिडेंस ऑफ अ सेंडर रिसीवर। जो सेंडर है, जो बात करने वाला है, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं वो उसके पास उसके रेलिवेंट फैक्ट्स अवेलेबल हैं, तो वो ही इज कॉन्फिडेंटली टॉकिंग, क्योंकि आप फैक्ट्स और फिगर तभी बताते हो कि जो आपकी फेवर में होते हैं। अगर समझ आई बेटा? अगर फेवर में नहीं है फिर भी आपने बताने दैट्स अ रियल थिंग, दैट इज अ रियल थिंग। गल समझ बेटा? ओके, तो जो रियल जो फैक्ट्स और फिगर होते हैं बेटा, या जो कंक्रीटनेस होता है, वो सेंडर में भी कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है, क्योंकि वो जो बात कर रहा है वो फैक्ट्स और फिगर की बेस पे कर रहा है, वो एग्जैक्ट नंबर्स की बेस पे कर रहा है, वो एग्जैक्ट जो उसको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसी बेस पे बात कर रहा है। ओके, सो और जो सुनने वाला है वही बोलता है कि यार ये बंदा जो बात कर रहा है ये एवं छड़ नहीं रहा, बल्कि इसके पास प्रॉपर उसके एविडेंसेस अवेलेबल हैं, या प्रॉपर उसके जो है ना वो नंबर्स अवेलेबल हैं, फैक्ट्स और फिगर अवेलेबल हैं। ठीक है, अब थर्ड बुलेट पॉइंट क्या बेटा? Concrete messages convey professionalism and help towards building reputation of the sender and organization they represent। ठीक है जी, प्रोफेशनलिज्म बेटा ये होता है कि सिर्फ बात कर देना, इस हर बंदे ही बात कर सकते हैं, लेकिन बात करने का जो हुनर है, बात करने का जो एक जो स्किल है, दैट इज कॉल्ड द प्रोफेशनलिज्म। बेटा प्रोफेशनलिज्म ये होती है, याद रखना, जिस तरह से ड्राइव तो हर कोई कर लेता है, मतलब जो भी ड्राइवर हैं, जो भी रोड पे हैं, वो हर कोई ड्राइव कर रहा है, बाइक हर कोई ड्राइव कर रहा है, लेकिन कुछ उसमें से वो भी हैं कि जो वन व्हीलिंग करते हैं, ओके, या जो है ना वो सिग्नल क्रॉस कर जाते हैं। अब उनमें प्रोफेशनलिज्म की कमी है। प्रोफेशनल होना इज नॉट अ बिग डील, प्रोफेशनल बनना आसान है, असल चीज़ है प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म होती है कि उसको सही तरीके से अदा करना, दैट्स अ रियल साइंस। ओके, अब हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम जितने प्रोफेशनल होते हैं इतनी प्रोफेशनलिज्म खोना शुरू कर देते हैं। हम जो जितने अच्छे ड्राइवर होंगे उनमें इतना कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, और फिर वो वन व्हीलिंग करना शुरू कर देंगे, वो जो है ना वो जिग-जैग करना शुरू कर देंगे, या वो सिग्नल क्रॉस कर जाते हैं। तो कहना ही चाह रहे हैं कि जहाँ प्रोफेशनल तो आप बन रहे हो, ओके, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बनोगे, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद
आपको उसके मुताबिक बिहेव, जिस तरह बिजनेस कम्युनिकेशन आप गो थ्रू कर रहे हो, बिजनेस कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करने के बाद उसके मुताबिक आपको बिहेव भी करना है। वो जो बिहेव करना है, अगर उसके मुताबिक आप बिहेव करोगे, दैट इज कॉल्ड द प्रोफेशनलिज्म। सारी जिंदगी लग जाती है प्रोफेशनलिज्म को सीखने में। प्रोफेशनलिज्म सारी जिंदगी लग जाती है, बिजनेस कम्युनिकेशन सारी जिंदगी सीखते रहोगे। ओके अब इस पर्सन से कैसे कम्युनिकेशन करनी है, इस पर्सन से कैसे कम्युनिकेशन करनी है, सारी जिंदगी आपको लग जाएगी उसको सीखनी। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे बेटा कि कंक्रीट मैसेजेस कन्वे प्रोफेशनलिज्म एंड हेल्प टुवर्ड्स बिल्डिंग द रेपुटेशन ऑफ द सेंडर एंड ऑर्गेनाइजेशन दे रिप्रेजेंट। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप उस बंदे को अप्रिशिएट करते हो कि वो जो आपसे बात कर रहा है वो बिल्कुल ट्रू बात कर रहा है, फैक्ट्स और फिगर थ्रू बात कर रहा है, और फिर आप बोलोगे यार इस ऑर्गेनाइजेशन में जाओ कि यहाँ पे जो पर्सन बैठे हुए हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं वो बड़ी आपको एग्जैक्ट और टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है विद प्रॉपर फैक्ट्स और फिगर के साथ जी। अब द लास्ट बुलेट पॉइंट ऑन दिस पेज बेटा, द लास्ट बुलेट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज यूजिंग विविड एंड इमेज बिल्डिंग वर्ड्स कैन हेल्प मेक द मैसेज मोर कंपेलिंग एंड इम्पैक्टफुल। यही बेटा कहना चाह रहा है विविड एंड इमेज बिल्डिंग वर्ड्स, कि कई ऐसे मौके होते हैं कि जहां हमारे पास फैक्ट्स और फिगर अवेलेबल, जिस तरह शायर जो हैं किसी की खूबसूरती एक्सप्लेन करनी है तो वो पंखड़ी का फूल और वो जो चांद की तरह, और कई इंसान की जो क्वालिटीज़ हैं उनको हम नहीं ला सकते नंबर्स में। इंसान के सब्र को हम कैसे लाएंगे, इंसान की, मैंने अगेन हम गिव द एग्जांपल, इंसान की बहादुरी को हम कैसे उसको उसको या उसकी खूबसूरती को, ओके, या उसकी नफ़रत को, ओके, या उसकी जो मोहब्बत है अपने चाहने वालों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं। देयर इज़ नो क्राइटेरिया फॉर दैट। उसके लिए फिर हम डिफरेंट लोगों के साथ रिजेंबल करते हैं, डिफरेंट चीज़ों के साथ रिजेंबल करते हैं, जिस तरह इतना खूबसूरत जैसे चौधरी का चांद, ओके। तो और भी सारे कई एग्जाम्पल हैं that you can think about it. So यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि using vivid and image building world can help make the message more compelling and वो जो असर डालते हैं वो इस तरह के, जिस तरह से टीपू सुल्तान की जब बात आती है तो शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ के 100 साल जिंदगी से बेहतर है। अब यहाँ पे क्या किया, गीदड़ को किससे रिलेट किया, मतलब इमेज बिल्डिंग कर दिया ना कि दोनों में फ़र्क क्या है। वैसे हमारे पास कोई स्केल नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे स्केल कैसे वजह किया, थ्रू इमेज बिल्डिंग वर्ड्स। ठीक है, ठीक है, जहाँ पे हम मेटाफर्स हमने पहले पढ़ा था चैप्टर 2 में, कि जहाँ पे हम मेटाफर्स क्रिएट करते हैं, तशबीह दे के हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कराते हैं। अब बेटा आगे एग्जांपल है बेटा, इलस्ट्रेशन है। इंस्टेड ऑफ सेइंग प्रॉफिट हैज़ इंक्रीज ग्रेटली, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, कितना इंक्रीज हुआ वी आर नॉट श्योर अबाउट, यू कुड से प्रॉफिट हैज़ ट्रिपल, प्रॉफिट 3 गुना बढ़ गया, विच बीट्स योर फोरकास्ट बाय 120%, जो ओके जो आपकी फोरकास्ट थी 120%, उससे भी 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया। वाओ। Instead of saying the factory was idle while generator was fixed, ये कहना कि जब जनरेटर फिक्स किया गया था, नहीं, द फैक्ट्री वाज आइडल, फैक्ट्री बंद थी कि जब जनरेटर जो वो उसको ठीक किया जा रहा था तो उस वक्त फैक्ट्री आइडल थी। ओके, तो इस समय कुछ समझ नहीं आ रही कि जब फैक्ट्री आइडल थी, फैक्ट्री बंद थी, या फैक्ट्री में ज़्यादा काम नहीं हो रहा था तो उसमें कितना फैक्ट्री को नुकसान हुआ। आप ये कहना है यू कुड 2 वीक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, 2 वीक्स जो है ना फैक्ट्री बंद रही, आइडल रही, इक्वेटिंग टू 300K, मतलब 300K होता है कि 300,000, $3 लाख जो है, ग्रॉस प्रॉफिट वाज लॉस, इतना नुकसान हो गया, हमें $3 लाख का हमें नुकसान हुआ ड्यू टू जनरेटर ब्रेकडाउन, क्योंकि वो जो उनका जो प्रोजेक्ट था, उनका जो प्लान था वो किस पे रन हो रहा था, वो जनरेटर पे हो रहा था, और जनरेटर जो है ना वो फिक्स किया, 2 वीक्स वो उसमें लगे फिक्स करने में, और 2 वीक्स का जो नुकसान हुआ $300,000, that's a hell of an amount। ठीक है, तो this is called the concreteness। I hope you understood the concreteness concept। okay जी, so I am done the concreteness part। अच्छा बेटा, जो इसके बाद बेटा मैं फिलहाल जो अभी मूव कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ कर्टसी के ऊपर। किस पे मूव कर रहा हूँ, किस पे मूव कर रहा हूँ, कर्टसी के ऊपर। ठीक है, कर्टसी। देखिए एक पॉइंट है बेटा बीच में जो मैंने मिस किया, क्लैरिटी, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाने वाला हूँ। राइट नो आई एम गोना गो थ्रू द ओके courtesy। It's relatively easy for you to first go through the clarity, first go through the courtesy, then I will move towards the clarity part। यहाँ तक ओके होगा बेटा। So now I'm moving towards the courtesy part। किस पे मूव कर रहा हूँ मैं, courtesy पे मूव कर रहा हूँ। ठीक है जी, मैं 5th C को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, courtesy। अब बेटा courtesy क्या होती है, the showing of politeness in one's attitudes and behavior towards others, the showing of politeness। अब बेटा यहाँ पे सीन ये है, कंसिडरेशन में सिर्फ हम उसकी नीड की हद तक थे,
उसकी ज़रूरत को फुलफिल करने की हद तक थे। अब यहाँ पे बेटा प्योरली ओके आपके आपकी आपका लहजा इन्वॉल्व हो जाता है, आपकी टोन इन्वॉल्व हो जाती है, आपके वर्ड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। ओके आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, मेन चीज़ यहाँ पे जो इन्वॉल्व होती है वो आपका बिहेवियर इन्वॉल्व होता है। मेन चीज़ जो है कि आपका बिहेवियर ऐसा हो, आपके जेस्चर्स इस तरह के हों ओके कि अगला बंदा उससे ही फील्स गुड, कस्टमर फील्स हैप्पी। गल समझ आ गई बेटा, गल समझ आ गई। सो द शोइंग अ पोलाइटनेस इन वन एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर, यहाँ पे बेटा जो असल बात है वो आपके एक्शंस की बात है कि आप उसके साथ अपने एक्शंस कैसे परफॉर्म कर रहे हो। आपके एक्शंस ऐसे होने चाहिए कि जब वो आपके एक्शंस गो थ्रू करे तो ही और शी फील्स गुड। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि आप उनके साथ थोड़ी देर के लिए बैठे तो आप यू स्टार्ट फीलिंग अनॉयड, एंड कुछ लोगों के साथ थोड़ी देर के लिए आप बैठे तो यू फील सो गुड। अंडरस्टैंड? तो यही कहना चाह रहा है कि जब उनके साथ मतलब आपका बिहेवियर इतना अच्छा हो, आपका एटीट्यूड इतना अच्छा हो कि जब आप उन लोगों के साथ बैठो या या जब उन लोगों के साथ आपकी इंटरेक्शन हो तो दे फील सो गुड। क्लियर बेटा? अब कर्टसी इन बिजनेस मैसेजेस इम्प्लाई दैट अ मैसेज should show the sender expression as well as respecting the receiver and being considered their personality। ठीक है जी। So courtesy in business message implied that the message should show the sender's expression। अब सेंडर के जो एक्सप्रेशन है वो भी इतने अच्छे हो कि जब वो एक्सप्रेस कर रहा हो, जब वो बात कर रहा हो, so you feel good, you feel happy। देखिए हमारी बेटा प्रॉब्लम ये है, हम इस मुल्क में रह रहे हैं, इस माशरे में रह रहे हैं कि यहाँ पे हैप्पी होना भी एक गुनाह है, क्योंकि लोग कहते हैं खैर है इतना हैप्पी है, ज़रूर कोई ना कोई चक्कर है। ओके तो यहाँ पे सीरियसनेस हमें सिखाई गई, यू आर सपोज टू बी सीरियस। ओके या हमें सुबह शाम इतने इतने प्रॉब्लम्स, इतने चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। ओके इतना टफ इन्वायरमेंट हो जाता है समटाइम्स कि हमारे चेहरे से स्माइल जो है ना वो गायब होना शुरू हो गई है। गल समझे बेटा? ओके सो ये कहना चाह रहा है कि आप एक्सप्रेशन ट्राई टू हैव फ्रेंडली एक्सप्रेशंस। जब आप किसी से मुलाकात करो तो आप एक्सप्रेशन इतने फ्रेंडली हो, अगला मिलने वाला जो है ना वो आपसे पॉजिटिव वाइब्स लेके जाए, अच्छी वाइब्स लेके जाए, अच्छी फीलिंग्स लेके जाए। एज वेल एज रिस्पेक्टिंग द रिसीवर। ओके आपने रिसीवर को रिस्पेक्ट देनी है अपने अच्छे एक्सप्रेशन से, एंड बीइंग कंसिडरेटेड, और उसकी पर्सनैलिटी के मुताबिक आपने अपनी पर्सनैलिटी को, अपने बिहेवियर्स को, अपने एटीट्यूड को आपने चेंज करना है। The sender should be sincerely enthusiastic। वो उसके लिए दिली खैर ख्वाह हो। enthusiastic क्या होता है? दिली खैर ख्वाह हो, उनके लिए भलाई सोचता हो। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपकी मॉम है, enthusiastic है। The perfect example enthusiastic, your mom enthusiastic for you। ठीक है जी, जो दिल से आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। enthusiastic, okay, polite, आपके लहजे में नरमी हो, जुडिशियस कि सिचुएशन के हिसाब से आप ओके उस सिचुएशन के साथ आप इंसाफ करें। जुडिशियस होता है सिचुएशन के हिसाब से, यहाँ पे आपको थोड़ी सख्ती में बात करनी सख्ती में बात करें, जहाँ पे थोड़ा आराम से बात करनी वहाँ थोड़ा आराम से बात करें। तो जुडिशियस होता है कि सिचुएशन के हिसाब से उससे अदल करना, उससे इंसाफ करना। एंड रिफ्लेक्टिव के आप बताए कि यू आर, ये ना हो कि अंदर से कुछ बाहर से कुछ। रिफ्लेक्टिव होता है कि जो आप हैं, अगर आप किसी के लिए सिंसियर हैं तो आपकी बॉडी का एक पार्ट बोलेगा यस यू आर सिंसियर विद दैट पर्सन। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी एक्सप्रेशंस बताएंगे, आपके एक्शंस बताएंगे यस यू आर सिंसियर विद दैट पर्सन। ओके यू हैव कर्टेसी फॉर दैट पर्सन। ओके तो रिफ्लेक्टिव होता है कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोचें, आपका अंदर भी ऐसे हो कि जैसा आपका जाहिर है। ये वैसे मुनाफिकत के जो उसका एंटोनियम, उसका जो मुनाफिकत होती है अंदर से कुछ बाहर से रिफ्लेक्टिव होता है कि आप अंदर से भी वैसे हो जैसे आप किसी के लिए बाहर पे अच्छा सोचते हो। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव। नेक्स्ट इज बेटा courteous messages will demonstrate the following। बी सिंसियर, बी सिंसियर होता है कि यार बी सिंसियर, ओके ऑनेस्ट होके उनको सिंसियर होता है बेटा कि आप जिस तरह मैं अभी सिंसियर होके आपको पढ़ाऊं, मतलब अपनी पूरी एनर्जी लगा के आपको पढ़ाऊं। ओके ये ना हो कि डिसऑनेस्टी होती है। सिंसियर क्या मतलब इनसिंसियरिटी होती है कि आप बस गोली करा रहे हैं, आप अपने काम में सिंसियर नहीं, ऑनेस्ट नहीं है। मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं तो आई एम सपोज टू बी सिंसियर। जब आप जो काम कर रहे होते हो, आप जब काम को 100% कर रहे होते हो, तो दैट इज कॉल्ड द सिंसियरिटी। ओके हो गया। सो कर्टिस में क्या है कि सिंसियरिटी ओके उसको अपना समझ के करो, उस काम को अपना समझ के करो,
टैक्टफुल, सिचुएशन को थोड़ा सा ना डिप्लोमेटिकली हैंडल करो। हर सिचुएशन को आप एक तरह से हैंडल नहीं कर सकते, तो हर सिचुएशन में डिफरेंट फॉर्मूलाज अप्लाई करने होते हैं। टैक्टफुली, अच्छे तरीके से, थॉटफुल, सोचो बचार करके, गौर फिक्र करके, एंड अप्रिशिएटिव, और दूसरों को अप्रिशिएट करना सीखो, दूसरों को उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना सीखो। ठीक है। यूज एक्सप्रेशन एंड टर्मिनोलॉजी डैश शो रिस्पेक्ट। आपने ऐसी टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करना है या इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, ऐसे एक्सप्रेशन देने हैं कि जो रिस्पेक्टफुल हो। ठीक है। अब इसमें बेटा ये है कि समटाइम एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं ओके कि हम अगले बंदे को डरा रहे होते हैं, धमका रहे होते हैं। ठीक है। तो कस्टमर जो है ना, वो अगर आप उसको ऐसे एक्सप्रेशन देंगे, नेक्स्ट टाइम ही विल नॉट कम टू यू। यहाँ तक ओके हो गया बेटा? तो ये कहना चाह रहा है कि यूज एक्सप्रेशन एंड टर्मिनोलॉजी डैश शो रिस्पेक्ट, डैश शो रिस्पेक्ट। उसके बाद बेटा अवॉइड इरिटेटिंग एक्सप्रेशंस एंड क्लिशेस। अवॉइड इरिटेटिंग, आपने ऐसे एक्सप्रेशंस नहीं देने ओके कि जो इरिटेटिंग हो, और क्लिशेस बनावटी। भाई जो आप हो सो हो। ओके। अगर आप स्टेज पर आए, जब आप प्रेजेंट करोगे तो आप रियल होकर प्रेजेंट नहीं करोगे। ओके मतलब टाइम लगता है रियल होने में। हर इंसान में थोड़ा बहुत ये फैक्टर होता है कि हम इंसानों के सामने ना नेचुरल होकर कम्युनिकेशन नहीं करते, हम बनावटी होकर कम्युनिकेशन करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहना चाह रहा है क्लिशेस, मतलब अगर आप शाहरुख खान बनने की कोशिश करो, अगर आप आमिर खान बनने की कोशिश करो, तो आप बेवकूफ़ लोगोगे। अल्लाह पाक ने आपकी अपनी पर्सनैलिटी बनाई है और उस पर्सनैलिटी के हिसाब से ही आपने कम्युनिकेशन करनी है। ये कहना चाह रहा है कि अवॉइड इरिटेटिंग एक्सप्रेशन, ऐसे एक्सप्रेशन ही देने जिससे अगला बंदा अवॉइड हो जाए, अनॉइड हो जाए। एंड क्लिशेस बी ओरिजिनल, जो आप हो सो आप हो। अवॉइड यूजिंग क्वेश्चनेबल ह्यूमर एंड फ्लिपेंसी। ऐसा मजाक नहीं कर रहा। फ्लिपेंसी होता है कि हर वक्त नॉन सीरियस एटीट्यूड, हर वक्त जो है ना, मतलब हर वक्त नॉन सीरियस एटीट्यूड, मतलब आप मजाक करो। मजाक और मजाक में फ़र्क होता है। ओके। मजाक करो, मजाक ना करो। मजाक होता है बेटा कि आप ऐसी बात करो कि जो सुनने में अच्छी लग रही हो, ओके लेकिन उससे अगले बंदे की इंसल्ट ना हो रही हो। हम बेटा मजाक करते हैं, हम अगले बंदे को उड़ा के रख देते हैं। ऐसा मजाक करते हैं कि बेचारा वो फिर मुंह छुपाता फिरता है। ओके सो ये कहना चाह रहा है अवॉइड यूजिंग क्वेश्चनेबल ह्यूमर एंड फ्लिपेंसी, कि हर वक्त नॉन सीरियस एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। हर वक्त आप गपशप में, हर वक्त लतीफ़े सुनी जा रहे हैं, हर वक्त आप गपशप, मतलब हर वक्त यू आर नॉट इन टू योर गोल, इन टू योर ऑब्जेक्टिव। ये कहना चाह रहा है कि फ्लिपेंसी को आपने कर्टेल करना है, इसको आपने रिड्यूस करना है। सम टाइम इज फाइन बट नॉट ऑल द टाइम। बेटा नेक्स्ट बुलेट पॉइंट है यूज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्रेशन एंड इंश्योर द मैसेज अनबाइस्ड। अब नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्रेशन होते हैं कि हम ना, हमारे कल्चर में काफ़ी ज़्यादा, ये हर जगह ही होता है। अगर इंटरनेशनल कल्चर की बात करूँ तो यहाँ पे कालों को देखा जाता है ज़्यादा, जो ब्लैक हैं उनके साथ थोड़ा सा बायसनेस की जाती है। ओके अब इंटरनेशनल अगर आप कल्चर में जाएँ तो मुसलमानों से डिफरेंट तरह से बिहेव किया जाता है, क्रिश्चियन डिफरेंट तरह से बिहेव किया जाता है, ओके जीएस डिफरेंट तरह से बिहेव किया जाता है। ये कहना चाह रहा है कि इंसानियत के लेवल पे आके कम्युनिकेशन करो, डिस्क्रिमिनेशन ना करो कि यार वो मलक है, वो जट है, तो वो चौधरी है, तो वो शिया है, तो वो सुन्नी है। तो उस बेस पे हम अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, उस बेस पे हम अपने लहजे को ही चेंज कर देते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि जब भी आप किसी के साथ बेटा कम्युनिकेशन करो, सो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बी, आई मीन इंसानियत के लेवल पे आके कम्युनिकेशन करो। ये तफरकाबाजी बीच में ना करो, ये फ़र्क ना ले करो अपने एक्सप्रेशंस में। सो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्रेशन एंड शो द मैसेज इज अनबाइस्ड, कि मैसेज जो है ना वो अनबाइस्ड है। मैसेज में मतलब आपने जानबूझ के किसी के लिए कोई नेगेटिव एक्सप्रेशन नहीं देने। अनबाइस्ड ये होता है बेटा, ठीक है। क्योंकि और बाइस होता है जब जहाँ आप जानबूझ के सोच समझ के आप नेगेटिव एक्सप्रेशंस देते हो, ठीक है जी। सो यूज लैंग्वेज दैट विल नॉट ऑफेंड पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। आपने इस ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना है कि जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को ऑफेंड करे। लाइक हम कहते हैं जी पठान ऐसे होते हैं, पठान कहते हैं, पंजाबी ऐसे होते हैं, कि हम कहते हैं सिंधी ऐसे होते हैं, सिंधी बोलते हैं जी वो पंजाबी ऐसे होते हैं, हम बोलते हैं जी अमेरिकन ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं पाकिस्तानी ऐसे होते हैं, इंडियंस ऐसे होते हैं, यू नो। तो ये कहना चाह रहा है यार कि खुदारा प्लीज़ आप किसी पर्टिकुलर पीपल को ऑफेंड ना करो। फॉर एग्जांपल बी केयरफुल नॉट टू प्रेजुडिस अगेंस्ट कल्चर, किसी कल्चर के अगेंस्ट आपने बात, बिजनेस भाई आपने बिजनेस करना है, खुदा के बंदो आपके मुझे एक बात बताओ, दुकान पे कस्टमर आ रहा है, क्या आप उसके कल्चर से कंसर्न हो, क्या उसके मजहब से कंसर्न हो, क्या उसके नाम से कंसर्न हो, क्या उसके कलर से कंसर्न हो, किसी से आपको सिंपली अपनी प्रोडक्ट सेल करिए। हाँ सोशल कम्युनिकेशन में चीज़ें काउंट होती हैं, लेकिन बिजनेस कम्युनिकेशन में चीज़ें काउंट नहीं होती। अब सपोज आप बैंक में अकाउंट खुलवाने गए हो तो क्या वो आपसे मजहब का पूछेगा, क्या आपसे कल्चर का पूछेगा, क्या आपसे वो पूछेगा जी आपका मतलब क्या चीज़ें मैटर करती हैं? नहीं करती। वहाँ पे सिर्फ
प्रोडक्ट की डीलिंग होती है, सर्विस को डिलीवर की, अब आप मेरे सामने हो, ओके, तो मैं सबके लिए सेम लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। अब ये नहीं कि यार तुम तो तुम तो जाट हो, तुम्हारे लिए तो ये मैं तुम्हारे डिफरेंट लेक्चर डिलीवर करता हूँ। यार आप जो है ना वो चौधरी हो तो आपके डिफरेंट लेक्चर डिलीवर, आप भट्टी हो डिफरेंट लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, आप जो है ना वो राजपूत हो आपको डिफरेंट, नहीं ऐसा नहीं है बेटा। अब मेरे सामने सिर्फ सिर्फ आई एम डिलीवरिंग यू, ओके, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, मेरे लिए कोई कंसर्न नहीं है कि आप कौन से कल्चर से बिलोंग करते हो, मेरे लिए वो कंसर्न नहीं है कि आप जो है ना वो आपका मजहब क्या है या आपकी जात पात क्या है। आई हैव टू डिलीवर यू मैसेज, आई हैव टू लेट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, दैट्स इट। गल समझाई बेटा, गल समझाई। तो ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल बी केयरफुल नॉट टू प्रेजुडिस, कि नेचुरली जो बचपन से आपके जहनों में ये जहर घोला जाता है ना, बचपन से जहर जो घोला जाता है, ये कल्चर के खिलाफ, रिलीजन के खिलाफ, सेक्स जेंडर के खिलाफ, फीमेल्स ऐसी होती हैं, मेल ऐसे होते हैं, एथनिक ओरिजिन, ओके, एक पर्टिकुलर जो हम किसी रेस को करते हैं, एथनिक ओरिजिन्स के, यार अगर ये सिंधी ऐसे होते हैं, बलोची ऐसे होते हैं, ये गुजराती ऐसे होते हैं, फैसलाबादी ऐसे होते हैं, ये चीज़ें, एज और फिजिकल फीचर्स, हम इस बेस पे बड़ा हम दूसरों को, जैसा कोई छोटा तो हम छोटू कह के बुलाओ, छोटू इधर आ, और लंबू इधर आ, और मोटे इधर आ, ओके ओके। तो हम इस तरह के वर्ड्स अब यूज़ करते हैं, सुबह शाम हमारे कल्चर में बहुत यूज़ होते हैं। ट्राई नॉट टू यूज दिस सॉर्ट ऑफ वर्ड्स। आगे बेटा कहना चाह रहा है कर्टियस मैसेजेस टेक इनटू कंसीडरेशन बोथ व्यू पॉइंट एज वेल द फीलिंग ऑफ द रिसीवर, ठीक है। अब जो कर्टियस मैसेजेस होते हैं ये सिर्फ रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं लेते, बल्कि बेटा रिसीवर की दो चीज़ें होती हैं, एक उसका ये, एक उसका ये दिल, ओके। कंसीडरेशन में सिर्फ ये पढ़ा था। अब यहाँ पे हम इसके साथ इसको भी साथ अटैच करना है कि दोनों को साथ लेके चलना है, दिलो दिमाग को, उसकी दिलो दोनों को आप उसके मुताबिक कम्युनिकेशन करोगे तो ही इज गोना फील, ओके, ही इज गोना फील, ओके। अगर आपने उसको समझा तो दिया लेकिन उसका दिल मुतमईन नहीं है तो फिर भी बात नहीं बनेगी। गल समझे बेटा। तो यहाँ पे जो मोस्टली कम्युनिकेशन है वो फीलिंग्स की है, कि उसकी आपने फीलिंग्स का भी ध्यान रखना है, और फीलिंग्स का ताल्लुक जो है ना वो आपके एटीट्यूड के साथ है, वो आपके बिहेवियर के साथ है। कटिस मैसेजेस आर पॉजिटिव एंड फोकस ऑन ऑडियंस, ठीक है। जो कटिस मैसेजेस होते हैं बेटा वो किस पे फोकस करते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं, और किस पे फोकस करते हैं, ऑडियंस फोकस्ड होते हैं। यहाँ पहले पढ़ चुके हैं। अवॉइड कम्युनिकेटिंग एन असर्शन दैट अ सेंडर इज राइट, रिसीवर, कभी ये नहीं कहना कि आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग। जो झगड़े की बुनियाद है बेटा, देखिए जो प्रॉब्लम की जो जड़ है इस दुनिया में, जो फितने की जड़ है, जब बंदा कहता है मैं ठीक हूँ अगला बंदा रॉन्ग है, जब बंदा कहता है मैं ठीक हूँ अगला बंदा रॉन्ग है, दिस इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स, दिस इज वेयर ऑल द वर्ल्डली चैलेंजेस स्टार्ट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपने इस चीज में नहीं जाना कि आई एम राइट यू आर रॉन्ग। अगर आप उसको ये बोलो कि यार यू आर राइट प्रॉब्ली आई एम रॉन्ग, तो देखो आपको कैसा वो गर्विदा बनेगा। लेकिन जो ही आपने ये बोला कि यार आई एम राइट यू आर रॉन्ग, समझो वहाँ पे क्लैश शुरू हो गया, समझो वहाँ पे अब जो है ना वो सिचुएशन अच्छी नहीं होने वाली। तो ये कहना चाह रहा है कि अवॉइड कम्युनिकेटिंग एन असर्शन, ये अपने पे ये हावी ना कर लो दैट आई एम राइट, सेंडर इज राइट एंड रिसीवर इज रॉन्ग, ओके। दिस विल एटलीस्ट इरिटेट एंड एट वर्ड्स ऑफेंड, दिस विल एटलीस्ट इरिटेट, ये उसको इरिटेट करेगा और ऑफेंड करेगा, ठीक है। फ्रेजेस सच एज यू ओवरलुक, we must emphasize and contrary to our understanding will invariably alienate the receiver, ठीक है। यहाँ पे आपने उसको रिस्पेक्ट नहीं दी, यू ओवरलुक कर दिया, जहाँ पे आपने यू ओवरलुक कर दिया वो आपसे एलिनेट हो जाएगा, वो आपसे दूर हो जाएगा, वो आपसे भाग जाएगा, फासले बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये आपको समझाना चाह रहा है। यहाँ तक बेटा ओके हो गया, यहाँ तक फाइन है। और ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स गिवन है कर्टेसी की। इंस्टेड ऑफ सेइंग, आप इलस्ट्रेशन देखें बेटा, instead of saying I cannot understand any of this confusing table, suppose आप कहते हैं यार मुझे कोई टेबल समझ ही नहीं आ रही, मुझे कोई इस टेबल की समझ ही नहीं आ रही। सपोज आपको एक टीचर समझा रहे हैं, क्यों टीचर समझा रहे हैं आपको, जैसे कभी सब आपको समझा रहे हैं कुछ, ओके। आप बोलते मुझे उस टेबल की यार समझ ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या बात किए जा रहे हैं, बल्कि आप ये कहना है इट इज़ माई अंडरस्टैंडिंग दैट, ओके, आई एम नॉट एबल टू लेट मी, ओके। मतलब आपने जो ना बेटा क्या नहीं करना, देखो अगेन आई कैनॉट अंडरस्टैंड एनी ऑफ दिस कंफ्यूजन, आपने अगले बंदे को उसको उड़ा के नहीं रख देना, उसको ये नहीं कहना कि यार मुझे कुछ अंडरस्टैंड ही नहीं हो रहा, ये क्या बात हो रही है, ठीक है, मुझे आप सही क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे,
क्योंकि ये नहीं कहना, बल्कि कहना कि इट इज़ माई अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्ली मैं इसको उसको सही अंडरस्टैंड नहीं कर सका। सपोज कस्टमर आपके सामने आया, आपको समझ नहीं आई, तो आप उसको ये नहीं कहना तो क्या बात कर रहा है यार, मुझे समझ नहीं आ रही, बल्कि आपने कहना यार आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ओके लेट मी, या प्रॉब्ली दिस इज माई मिस्टेक, आई एम नॉट एबल टू, लेट मी, जिस तरह से बेटा आपको मैं समझा रहा हूँ राइट नाउ, मैं आपको समझा रहा हूँ, ओके तो मैंने ये कहना है कि यार आई एम नॉट एबल टू टीच यू प्रॉपर्ली, मैंने ये नहीं कहना कि यार आपको क्यों नहीं अंडरस्टैंड हो रहा, यू आर नॉट, व्हाई यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, बल्कि मैंने ये कहना है कि यार प्रॉब्ली आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन यू वेरी, लेट मी री एक्सप्लेन अगेन, लेट मी री एक्सप्लेन अगेन। अब ओके हो गया बेटा, ओके सो इट इज माई अंडरस्टैंडिंग दैट, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो है, यू डिडंट अंडरस्टैंड, अच्छा ऊपर से पढ़ लूँ, इफ द recipient misunderstood a previous point that you made rather than being aggressive influence such as language, ओके आपने पहले पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया, आपने टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि उसको समझ नहीं आया। अब आप मोस्टली पेरेंट्स ऐसे करते हैं कि एक दफ़ा समझाते हैं फिर गुस्से में आ जाते हैं। हमारी ये प्रॉब्लम है कि हम ज़्यादा इमोशनल हैं, ज़्यादा हाइपर है, ये नेशन ज़्यादा हाइपर है, जल्दी गुस्से में आ जाती है। तो यही कहना चाह रहा है कि यू डोंट अंडरस्टैंड माई मैसेज, या तुम्हें समझाया है मैंने, अभी नहीं समझाया मैंने, यू डोंट अंडरस्टैंड माई मैसेज, वही जो प्रीवियस एग्जांपल आपको मैंने दी है, यू डोंट अंडरस्टैंड माई मैसेज। इस तरह कहने की बजाय आप इस तरह बोलो, सॉरी डैड द पॉइंट आई वाज मेकिंग वाज नॉट क्लियर, लेट मी एक्सप्लेन इन अ डिफरेंट वे। देखिए मैं आपको सही नहीं समझा सका, मैं सही एक्सप्लेन नहीं कर सका, लेट मी री एक्सप्लेन अ डिफरेंट वे। ओके हो गया बेटा, तो ये दिस इज द वे टू डिलीवर द कटियस मैसेज, ठीक है। और अगेन आई एम सेइंग बेटा, अगर आप किसी को कोई बात कहते हो उसको समझ नहीं आई, इट्स ओके, कोई बंदा एक दफ़ा में समझ जाता है, कोई बंदा 2 दफ़ा में समझता है, कोई बंदा 3 दफ़ा में समझते हैं, तो उसको बोलो ठीक है, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ओके प्रॉब्ली आई मेड अ मिस्टेक इन नॉट डिलीवरिंग द वे आई एम सपोज टू डिलीवर, सो लेट मी री एक्सप्लेन टू यू अगेन। मैं अब आपको डिफरेंट तरह से समझाता हूँ, शायद फिर आपको समझ में आ जाए, फिर भी समझ नहीं आया, फिर डिफरेंट तरह से समझाता हूँ, फिर शायद समझ में आ जाए। आपका काम है सिर्फ समझाना, आपका काम गुस्सा करना नहीं है बेटा, ये बात याद रखना, ओके। दुनिया में जो फसाद की जो जड़ है वो गुस्सा है, आपने गुस्सा नहीं दिखाना, आपने गुस्सा नहीं करना। आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर, ओके। सो कर्टेसी बेटा हो गया पॉइंट, ओके। नाउ आई एम मूविंग फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द करेक्टनेस, ठीक है। करेक्टनेस, या बेटा बल्कि करेक्टनेस से पहले मैं आपको इसका जो मैंने पॉइंट मिस किया है, देखिए वो कौन सा पॉइंट है, मुझे बताओ कौन सा पॉइंट मिस किया मैंने, क्लैरिटी, देखिए जी। सो आई एम गोना गो थ्रू दी क्लैरिटी पॉइंट, ठीक है। सो लेट मी गो थ्रू द क्लैरिटी पॉइंट फ्रॉम हियर, ओके जी। ओके बेटा, क्लैरिटी क्लियर से निकले, आपको पता ही है। और आप बोलोगे यार ये क्लैरिटी इतना आसान है, यहाँ पे क्यों डिस्कस किया गया। आपको मैंने पहले बताया था कि जो वर्ड पढ़ने में आसान है समझने में इतने ही मुश्किल है। जिस तरह से झूठ नहीं बोलना सुनने में कितना आसान है, लेकिन इसको अप्लाई करना इतना ही मुश्किल है। और याद रखना बिजनेस कम्युनिकेशन में जो वर्ड जितने आसान आपको लगते हैं उनको करना इतना ही डिफिकल्ट है। अब आपको लगेगा, आपको पता चलेगा कि कितना डिफिकल्ट है ये। आगे बेटा क्लैरिटी पर आए। सो द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर, कि एक चीज़ को क्लियर करना, एक मैसेज को क्लियर करना, वो आपने किस तरह से क्लियर करना है, ठीक है जी। ओके, एग्जाम्पल है कोहेरेंस एंड इंटेलिजिबल। कोहेरेंस बेटा, कोहेरेंस होता है कि को होता है दो चीज़ों का आपस में मिलाना। को का आपको पता ना, को एजुकेशन, जहाँ पे मेल फीमेल इकट्ठे पढ़ते हैं, को एजुकेशन। ओके, सो कोहेरेंस होता है कि जो बात हुई है जब तक उसकी वजह को एक्सप्लेन नहीं करोगे बात क्लियर नहीं होएगी। और यहाँ तक ओके है बेटा, जो मैं आपको बात एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो आपको बात डिस्कस कर रहा हूँ, जो मैं आपके साथ डिलीवर कर रहा हूँ, जब तक उसकी रीज़न का नहीं बताऊंगा आपको समझ नहीं आएगी। को होता है जिस तरह से आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको हेरेंस तो पता है, आपको बात तो पता है कि यार आपके पेट में दर्द हो रही है, आपके स्टोमक में इश्यू है, लेकिन वो क्यों है वो कौन बताएगा, ये एक्सपर्ट लोग ही बताएंगे। आप डॉक्टर के पास को के लिए जाते हो कि मुझे बताओ कि इसकी वजह क्या है, इसकी रीज़न क्या है। असल जो नॉलेज बेटा छुपा है वो रीज़न में छुपा है, वजूहात में छुपा है। आपको कॉजेस का पता होना चाहिए, चीज़ों का होना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्यों हुई है दैट इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चीज़ें तभी क्लियर होती हैं जब कोहेरेंस एंड इंटेलिजेंस, वो बात समझ में भी आए। इंटेलिजिबल होती है कि बात समझ, वो ऐसी रीज़न हो कि जो समझ में भी आए।
ओके हो गया। अब एक सपोज एक बच्चा कहता है सर मेरी नींद, आप वो क्लास में सो रहा है, देखिए मैं पूछता हूँ बेटा आप क्लास में क्यों सो रहे, कहता है सर मेरी नींद पूरी नहीं है। मैं कितने घंटे आप सोए, कहता है मैं 10 घंटे सोया। अब ये नॉट, दिस इज नॉट इंटेलिजिबल। मतलब आप वो रीजन एक्सप्लेन करो कि जो बात समझ में भी आए। जब झूठ बोलते हो तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सी एग्जांपल होती है, नॉट इन, वो बात समझ नहीं है क्योंकि बॉडी आपका साथ ही दे रही होती है उस वक्त। तो ये कहना चाह रहा है सर्टन और डेफिनेट, मतलब वो बात यकीनी वही बात हो, ओके, सर्टन हो और डेफिनेट हो, वही जो पहले डिस्कस किया था कि एग्जैक्ट हो, टू द पॉइंट हो। सो आगे हम पढ़ने वाले हैं बेटा, clarity in business communication required emphasis on a particular message or goal rather than trying to achieve too much all at once। ठीक है जी। अब यहाँ पे कहना ही चाह रहा है बेटा क्लैरिटी तब आती है कि जब एक वक्त में आप एक ही काम करोगे तो यू कम अक्रॉस द क्लैरिटी। जिस तरह से आप बिजनेस कम्युनिकेशन लेक्चर गो थ्रू कर रहे हो, अगर बिजनेस कम्युनिकेशन का ही लेक्चर गो थ्रू करोगे तो आपको क्लैरिटी, अब ये ना हो कि बिजनेस कम्युनिकेशन का लेक्चर में आप क्यूएम को सोचना शुरू कर दो या इंग्लिश को सोचना शुरू कर दो या आप आईटी का सोचना शुरू कर दो, तो फिर वो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होने वाली। यहाँ तक बेटा बात समझ में आई? यहाँ समझ कि एक वक्त में एक ही काम करोगे तो बात, हाँ मल्टीपल काम करो लेकिन जिस टाइम पे जोन सा काम कर रहे हो वो वाला काम करो। मल्टीटास्किंग इज गुड, लेकिन मल्टीटास्किंग मतलब ये नहीं है कि आप एक टाइम पे, ओके, एक टाइम पे 6 काम कर रहे हो। मतलब आप क्यूएम भी गो थ्रू कर रहे हो, आईटी भी, अब आप बीसी में हो तो बीसी का ही लेक्चर गो थ्रू कर रहे हैं आपने। और यहाँ तक ओके हो गया, यहाँ तक फाइन है, ओके। तो ये कहना चाह रहा है देखिए कि क्लैरिटी इन बिजनेस कम्युनिकेशन रिक्वायर एम्फेसिस ऑन अ पर्टिकुलर मैसेज और गो रादर ट्राई टू अचीव टू मच ऑल इट। आजकल बेटा प्रॉब्लम क्या हो गई है कि आप एट द सेम टाइम मोबाइल भी देख रहे होते हो, उसे व्हाट्सएप पर रिप्लाई भी कर रहे होंगे, सामने टीवी भी देख रहे होंगे, देखिए साथ लेक्चर को भी सुन रहे होंगे। अब ऑनलाइन में तो बेटा ये प्रॉब्लम है, साथ नोटिफिकेशन भी आ रही होंगी, तो इससे जो है ना फिर आप 100% आपकी टेंशन नहीं होगी। तो ये कहना चाह रहा है यहाँ पे आपको, टोटल क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड आइडियाज इनहैंस द मीनिंग ऑफ द मैसेज। जब आपका टोटल क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड, ओके, मतलब आप जो बात करने वाले हो या जो आप सुन रहे हो, आपको टोटल क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए किस कॉन्टेक्स्ट पे बात हो रही है, इसके प्रीवियस क्या डिस्कस हुआ है, आगे क्या डिस्कस होने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। टोटल क्लैरिटी ऑफ थॉट, आप जो भी अचीव करने वाले हो आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपका कोई और थॉट आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। टोटल क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड आइडियाज इनहैंस द मीनिंग ऑफ द मैसेज। तभी आपको उस मैसेज की रूह समझ में आती है, तभी आप उस मैसेज के उसकी उसकी उसके उसके डेप्थ में जा सकते हो। बड़े यहाँ तक ओके हो गया। नेक्स्ट है यूज एग्जैक्ट वर्ड का इस्तेमाल करना है, कंक्रीट, फैमिलियर एंड अप्रोप्रिएट वर्ड्स। वही बात है कि आप क्लियर करने के लिए आपको एग्जैक्ट वर्ड का इस्तेमाल करना है, सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। हमने पहले पढ़ा था K.I.S.S, कीप इट सिंपल स्टूपिड, उस प्रिंसिपल को आपने अप्लाई करना है। जितने वर्ड्स को सिंपल रखोगे, अप्रोप्रिएट वर्ड होता है कि सिचुएशन के हिसाब से जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना है वैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे तो मैसेज अंडरस्टैंड होएगा जी। यूज सिंपल एंड वेल नोन वर्ड्स, वही बात है। स्टेट योर पर्पस क्लियरली, आप क्लियरली वाज़ा करो कि इस टॉपिक का मतलब क्या है, क्लियरली वाज़ा करो कि मैं आपसे कम्युनिकेशन क्यों कर रहा हूँ, मेरी ईमेल करने का मकसद क्या है, मेरा लेटर फॉरवर्ड करने का मकसद क्या है, मेरी रिपोर्ट फॉरवर्ड करने का मकसद क्या है। यू आर सपोज टू टेल, आप जब तक जिस तरह से आपको पहले पर्पस बताना है तो लोग मोटिवेट होंगे, ओके। और आपका पर्पस जितना क्लियर होगा, सपोज आज आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, आपको पता है कि आप लेक्चर क्यों अटेंड करना है, आपको पता है कि आपको लेक्चर क्यों सुनना है, क्योंकि आपको जो पर्पस है वो क्लियर है। टोटल क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि मैंने सीए करना है। अगर आप, ओके, ये जीते मौत, बेटा जीते जी ये मौत है कि अगर आप 50-50 हो कि मैं सीए भी यार सीए करूं ना करूं, सीए करूं ना करूं, ओके, तो आप जो लेक्चर भी अटेंड करोगे, जो लेक्चर सुनोगे वो 50-50 होकर सुनोगे। सो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। बेटा गल समझ आ गई? ये कहना चाह रहा है कि स्टेट योर पर्पस क्लियरली, ओके। सबसे पहले आपकी मंजिल क्लियर होनी चाहिए, सबसे पहले आपका मकसद क्लियर होना चाहिए, सबसे पहले आपकी गोल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ही आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। आप सीए कर रहे हो, आपका सबसे पहले गोल क्लियर है, आपका पर्पस क्लियर है, तो आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हो। यहाँ तक ओके हो गया? आगे बेटा, कंस्ट्रक्ट अफेक्टिव सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ। अब आपने उसको क्लियर करने के लिए आपने सेंटेंसेस किस तरह से बनाने हैं, उनकी लेंथ किस तरह से रखनी है, यहाँ पे वो ये डिस्कस कर रहा है, ठीक है जी। सो इंडिकेटिवली सेंटेंसेस मैक्सिमम 15 से 20 वर्ड्स, 15-20 वर्ड्स, ठीक है जी। तो आपको जो सेंटेंस होना चाहिए वो मैक्सिमम 15 से 20 वर्ड्स में फॉल करना चाहिए। अगर आपका सेंटेंस 20 वर्ड से ऊपर चला गया तो उसको अंडरस्टैंड करना फिर मुश्किल है। ये बात याद रखना, स्टार लगा लो उसके समटाइम आस पास आई कैप कि सेंटेंस की लेंथ कितनी होनी चाहिए, दैट शुड बी मैक्सिमम 15 से
20 वर्ड्स। देन नेक्स्ट इज यूनिटी, वन मेन आइडिया, यस वन मेन आइडिया पर पैराग्राफ। खुदा के बंदो, जब आपने डिफरेंट पैराग्राफ लिखने हैं तो एक पैराग्राफ में आपने एक ही बात को डिस्कस करना है, एक ही आइडिया को। ये ना हो कि एक पैराग्राफ में आप 3 बात को डिस्कस कर रहे हो। अगर आपने कोई नई बात स्टार्ट करनी है, देन यू आर सपोज टू हैव अ न्यू पैराग्राफ। एक पैराग्राफ में आप एक ही बात को डिस्कस कर सकते हो। यहां तक ओके हो गया? यहां तक फाइन है? ओके नेक्स्ट, कोहेरेंस। वही बात है, कोहेरेंस के साथ आपने वजह को अटैच करना है। ओके, स्टेट क्लियरली एंड बी केयरफुल अबाउट प्लेसमेंट ऑफ अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज बेटा क्या होती है? सबऑर्डिनेट क्लॉज, ओके, जिस तरह से आई गिव यू एग्जांपल बेटा कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, जी ओके, जिस तरह से बेटा असलम इज अ गुड मैनेजर। ठीक है जी। अब असलम इज अ गुड मैनेजर, आपको समझ तो आ गई कि असलम गुड मैनेजर है। आप कंफ्यूज होकर वो गुड मैनेजर क्यों है? अब यहां पे आपने क्या करना है बेटा, ये कौन सी क्लॉज है? ये मेन क्लॉज है। लेकिन इसको जो सपोर्ट, वो कौन सी है जी? सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके बेटा, असलम गुड मैनेजर बिकॉज he guides his team very well। बट यहां तक ओके हो गया? यहां तक ओके हो गया। अब देखो, एक मेन क्लॉज है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ओके, अब बिकॉज के बाद एक और क्लॉज है। तो ये कहना चाह रहा है बेटा कि जब तक मेन बात के साथ, ओके, हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में, पंक्चुएशन का टॉपिक पढ़ा था अगर आपको याद हो तो, कि जब तक आप साथ वजह अटैच नहीं करोगे बात क्लियर नहीं होगी। अब उसी बात को वो दोबारा रिपीट कर रहा है, बट विद डिफरेंट वर्ड्स, विद डिफरेंट एक्सप्लेनेशन। सो स्टेट क्लियरली एंड बी केयरफुल अबाउट प्लेसमेंट। अब ये बेटा ना हो, अब प्रॉब्लम हम क्या करते हैं? हाँ, प्रॉब्लम क्या करते हैं? अजवल बिकॉज ही गाइड्स हिज टीम वेरी वेल इज अ गुड मैनेजर। अब आपने किया क्या कि दो क्लॉजेस को, सबऑर्डिनेट क्लॉज को और मेन क्लॉज को आपने मिक्स अप कर दिया। एक वक्त में एक ही क्लॉज आएगी, या इस बात को याद रखना। असल में सपोज मेरा मोबाइल ख़राब हो गया या मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया, ये मेरा लैपटॉप क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज की वजह से ख़राब हो गया। अब ये गलत है बेटा। ओके, ये इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा कि मेरा, पहले आपने एक्सप्लेन करना होता है मेरा मोबाइल ख़राब हो गया या मेरा लैपटॉप क्योंकि उसको ये प्रॉब्लम हुई। ठीक है, मेरे स्टोमिक में दर्द हो रहा है क्योंकि ये प्रॉब्लम हुई। एक गल समझाई बेटा? तो ये कहना चाह रहा है कि दोनों को आपने मिक्स अप नहीं करना। जब आप दोनों को मिक्स अप करोगे तो फिर मैसेज को क्लियर करना बड़ा टफ हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। उसके बाद है बेटा एम्फसिस, बी क्लियर ऑन द सिंगल मैसेज यू आर फोकसिंग ऑन। ओके, बी क्लियर ऑन द सिंगल मैसेज। एक वक्त में बेटा आपने एक ही मैसेज पे फोकस करना है। ठीक है, आप 10 काम करो, 20 काम करो, लेकिन आप जिस मौके पे जोन सा काम कर रहे हो उसी काम पे ही आपने फोकस करना है। राइट नाउ यू आर लिसनिंग बिजनेस कम्युनिकेशन लेक्चर, तो आपने बिजनेस कम्युनिकेशन का लेक्चर ही गो थ्रू करना है। ओके हो गया बेटा? क्लियर मैसेजेस मेक द इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। जितना मैसेज क्लियर होगा बेटा, ओके, उससे आपके लिए इंटरप्रेट करना, उसको अपने हिसाब से अंडरस्टैंड करना आपके लिए आसान होगा। क्लियर मैसेजेस स्टिमुलेट एक्शन टू स्टिमुलेट रेसिपिएंट एक्शन। ठीक है जी। अब जितना क्लियर मैसेज होगा आपके लिए उस पर एक्शन परफॉर्म करना इतना ही इजी होएगा। स्टिमुलेट द रेसिपिएंट टू द एक्शन। बेटा जो मैसेज, आप कई मैसेजेस हैं कि आप सुनते तो हो, आप अंडरस्टैंड तो करते हो, लेकिन क्लियर नहीं होते, आप रट्टा लगा लेते हो। क्योंकि जो चीज़ रट्टा लगाई जाती है वो आप उसको आप लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते। लाइफ में अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपने उसको क्लियरली अंडरस्टैंड किया हो, वो आपके दिलो दिमाग पे नक्श हुई हुई हो चीज़, तभी आप उस पर एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। मेरे यहाँ तक ओके हो गया? नीचे एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन है। द फॉलोइंग टेबल कंपेयर सम सिंपल एंड क्लियर वर्ड विद लेस क्लियर एंड मोर कम्प्लेक्स इक्विवेलेंट। सम कोड रूल्स इंक्लूड, ठीक है जी। अगेन बेटा द फॉलोइंग टेबल कंपेयर सम सिंपल एंड क्लियर वर्ड विद लेस क्लियर एंड मोर कम्प्लेक्स। ठीक है, अब आगे टेबल आ रहा है बेटा, वो दोनों को कंपेयर कर रहा है
एक कुछ सिंपल वर्ड्स हैं और थोड़े टफ वर्ड्स हैं। अब मैसेज क्लियर कैसे, वर्ड्स कैसे क्लियर होते हैं ज़्यादा, वो आपको डिस्कस करना है। सम कोर रूल्स, उनको समझने से पहले, उनको अंडरस्टैंड करने से पहले सर्टेन रूल्स दैट यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड। द फर्स्ट वन इज when there is a choice between the longer words and the equivalent shorter ones, always use the shorter one। ठीक है, अब आपके सामने बेटा दो वर्ड्स हैं, एक वर्ड है उसके अल्फाबेट ज़्यादा है और एक वर्ड है उसका अल्फाबेट्स कम है। आपने हमेशा कम अल्फाबेट्स में जाना है, आपने लेंथी अल्फाबेट्स में नहीं जाना। ओके, लोगों को एक्सप्रेस करने के लिए या कस्टमर को इम्प्रेस करने के लिए कि देखो मुझे इंग्लिश ज़्यादा आती है, सो ट्राई नॉट टू यूज़ द डिफिकल्ट एंड लेंथी वर्ड्स। ये कहना चाह रहा है when there is a choice between a longer word and equivalent shorter one, always use the shorter versions। ठीक है, use synonym instead of a Latin terms। हमेशा आप इंग्लिश के ही अगर आप इंग्लिश में बात, डेफिनेटली जो हमारी जो बिजनेस कम्युनिकेशन होती है सारी इंग्लिश में होती है, तो आप इंग्लिश के वर्ड्स आपने इस्तेमाल करने हैं। आपने लेटेंट वर्ड्स होते हैं, हम आगे पढ़ने वाले हैं, कुछ ऐसे ग्रीक के वर्ड्स होते हैं कि जो आम नॉर्मल लाइफ में इस्तेमाल नहीं होते, वो आपने यूज़ नहीं करने। आप यूज़ इंग्लिश रादर देन दी फॉरेन इक्विवेलेंट। ठीक है, आपने वही कहना चाह रहा है कि आपने इंग्लिश के वर्ड का इस्तेमाल करना है, आपने किसी और वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना। इस तरह से बेटा आफ्टर का वर्ड यूज़ करो, अब दोनों का मतलब सेम है लेकिन आफ्टर का वर्ड यूज़ करो, सब्सिक्वेंट का वर्ड इस्तेमाल ना करो। फॉर एग्जांपल पूरा इस्तेमाल होता है, बिजनेस में कोई एब्रीवेशन यूज़ नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये एब्रीवेशन बिजनेस में यूज़ नहीं होती। सोशल लाइफ में आप अपनी पर्सनल लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन सोशल लाइफ, लेकिन बिजनेस कम्युनिकेशन में यूज़ नहीं होती। पे का वर्ड यूज़ करो, रेम्यूनरेशन का वर्ड इस्तेमाल ना करो। अबाउट का वर्ड यूज़ करो, सिरका अब ये लेटेंट वर्ड है, पाकिस्तानी वर्ड, ये सॉरी इंग्लिश का वर्ड नहीं है। ओके, सो लेटर आप सिरका यूज़ नहीं कर सकते। होम का वर्ड इस्तेमाल करो। अब डोमिसाइल और होम बोथ आर द सेम। अब डोमिसाइल बहुत टेक्निकल वर्ड है, सम ऑफ पीपल कैन अंडरस्टैंड बट नॉट ऑल द पीपल कैन अंडरस्टैंड। सो डोमिसाइल का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना बल्कि आपने होम का वर्ड इस्तेमाल करना। आगे बेटा इनवाइस का वर्ड इस्तेमाल करो, स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना। रीजन फॉर एग्जिस्टेंस एंड मेथड ऑफ ऑपरेशन, यहाँ तक ओके हो गया बेटा। अब देखो उसने आगे क्या मिस्टेक की, आगे आपको बताना चाह रहा है कि हम प्लेसमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, हम इसमें किस तरह से मिस्टेक करते हैं, आगे आपको ये समझाना चाह रहा है। अब आपको मैं वो यहाँ पे लिखता हूँ, ये देखिएगा। इसको रिमूव कर दूँ बेटा, इसको रिमूव कर दूँ है, ओके लेट मी रिमूव इट। अब साइबर क्राइम, साइबर क्राइम, अब देखिए इसमें क्या मिस्टेक है। साइबर क्राइम ये चीज़ पहले ले आया है, ऐसे ही है ना, बिकॉज ऑफ दी widespread use of computers to store and process personal information is increasing rapidly। ठीक है जी। अब इसको मैं किसी लिख रहा हूँ बेटा, आप नीचे देखिएगा, इसको दोबारा लिख रहा हूँ मैं। साइबर क्राइम is increasing rapidly, is increasing rapidly because of widespread use of computer
to store and process personal इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। अब इसमें मिस्टेक बेटा क्या है, देखो इसमें मिस्टेक क्या हुई है। अब देखो साइबर क्राइम, अब आगे इसने क्या मिस्टेक की है, देखिए ये देखें, ये देखें, ये बीच में ले आया है, ये बीच में ले आया है। अब ये जो बीच में लेकर आया बेटा, ये यहाँ तक, यहाँ बीच में ले आया, दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है। अब देखिए एक क्लॉज ये है और फिर उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट क्लॉज है वो यहाँ से शुरू हो रही है, बिकॉज ऑफ, ये देखें, ये दिस इज राइट इंफॉर्मेशन, ये ठीक है जी। तो ये आपको समझाना चाह रहा है कि पहले आपने एक क्लॉज को पूरा करना है, फिर आपने सेकंड क्लॉज के ऊपर मूव ऑन करना है। यहाँ तक ओके हो गया बेटा। अब देखिए नीचे, द सेकंड स्टेटमेंट इज क्लियर बिकॉज द सेकंड स्टेटमेंट इज क्लियर, ओके, बिकॉज द की मैसेज वाज नॉट इंटरप्रेटेड बाय अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है जी। मतलब की मैसेज वाज नॉट इंटरप्टेड, उसकी पहले मदाखलत नहीं होगी, ये पहले मदाखलत होगी, ओके, सबऑर्डिनेट क्लॉज की पहले मदाखलत होगी। तो यहाँ पे हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज को हमने बाद में मेंशन किया है। मेन बात क्या है जी कि साइबर क्राइम इज इंक्रीजिंग रैपिडली, कि जो जराइम है बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ये मेन बात है। ठीक है, क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि कंप्यूटर का बहुत इस्तेमाल हो रहा है और कंप्यूटर में इन्फॉर्मेशन वगैरह स्टोर हो जाती है आजकल, तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ किया जा रहा है। तो ये दिस इज, ये ही मीन टू से डोंट इंटरप्ट द मेन क्लॉज विद द सबऑर्डिनेट क्लॉज इफ द इंटरप्शन विल कॉज कन्फ्यूजन। ठीक है जी, दोनों को आपने मिक्सअप नहीं करना। अगर मिक्सअप करोगे तो फिर यही होगा कि जो यहाँ पे अभी हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड। मैंने यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया, ओके जी। सो आज हमने बेटा 3 टॉपिक्स को कवर किया, पीछे एक टॉपिक रह गया इसका करेक्टनेस का, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में गो थ्रू करने वाले हैं। ओके, सो आई एम डन टुडे लेक्चर नंबर 28। आई होप यू अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टूड बेटा, ऐसे ही ना बेटा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ओके, एंड if you have any question, please ask me the question. Okay, so gonna see you inshallah in the next lecture. Take care. Allah Hafiz.